हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का जो है सातवां पार्ट है फिजिक्स का, क्लास 12 का। यूपी बोर्ड माध्यम, हिंदी माध्यम है, जिसमें आज प्रत्यावर्ती धारा सातवें पार्ट में और सातवां अध्याय है, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरीके से। और ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको लीजिए, और कम समय में बहुत 3-3 घंटे का महामैराथन से ये बहुत ही अच्छा है। आप 10 से 15 मिनट में आप पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाते चलूंगा, और ये आप समझ लीजिए कि एक तरीके से फॉर्मूला रिवीजन है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला अपना टॉपिक है, आई एवरेज तथा आई आर एम एस और आई एवरेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आई एवरेज ये क्लास 11 का टॉपिक है। तो आई मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से करंट धारा है, ठीक। तो एवरेज धारा, औसत धारा का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रल T1 से T2, जब करंट जो है टाइम का फंक्शन होगा, यानी आई टी इंटू डी टी, आई टी डी टी अपॉन T2 - T1 समय अंतराल, ठीक। और लेकिन जबकि आई आर एम एस में क्या हो जाएगा, एवरेज में जो था उसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो आई आर एम एस में इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ T1 से T2 आई स्क्वायर टी डी टी, और यहाँ पे क्या था, आई था, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक। अपॉन जो टाइम डिफरेंस यानी T2 - T1, ठीक। ये हो गया आपका आई आर एम एस और आई एवरेज। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अपना इंटीग्रल आई डी टी है, इच एरिया अंडर आई वर्सेस टी कर्व, यानी जैसे आपने सातवां चैप्टर या आठवां या नौवां चैप्टर एनसीईआरटी का है, यही एरिया अंडर कर्व चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कि ये एरिया अंडर कर्व होता है। इंटीग्रेशन एक कर्व, कोई किसी कर्व का एरिया ज्ञात करते हैं, उसी उसी का इंटीग्रल निकालते हैं। अब जैसे ये अगर पॉइंट जीरो है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 5 आई डी टी, ठीक। तो वही चीज है, ठीक। और उसके बाद ये एक तरीके से वही कर्व दिखा के मैंने आपको समझाया है। फॉर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई एवरेज, एवरेज का मान क्या होता है कि एवरेज अगर लिया जाता है तो एवरेज में क्या हो जाएगा, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा, आई एवरेज जीरो, ठीक। तो यहाँ पे नोट पॉइंट की बात है, ये प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो आई ए जब फंक्शन ऑफ टाइम, आई आर एम एस को इस तरीके से दर्शाते हैं, बस, ठीक। तो एक समान समय अंतराल में समान ऊष्मा संचित की जाती है, ठीक। ये एक नोट पॉइंट आप समझ सकते हैं कि यानी एक समान समय अंतराल में समान ऊष्मा, दोनों में एक समान समय अंतराल में आई आर एम एस हो चाहे आई एवरेज हो, उसमें समान ऊर्जा ऊष्मा संचित की जाती है, हीट जो है सेम जो है इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक। यदि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, तब क्या हो जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट अपान रूट टू। इसी प्रकार वी आर एम एस में क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान रूट टू, ठीक। तो यहाँ पे ई और आई के मध्य कला संबंध, आर एल सी अलग अलग लेने पर, यानी आर और एल और सी प्रतिरोध और स्वप्रेरण और ये कहते हैं आपका कन सॉरी कैपेसिटर, ठीक। तो ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। तीनों को अलग अलग यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपको तीनों के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हूँ। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। आई और ई का, आई और ई क्या है, इसमें समान कला में है, यानी सेम फेज, आई एंड ई आर इन सेम फेज, ठीक। आर ओमेगा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इस वाले में आर ओमेगा पर निर्भर नहीं करता, जबकि इन दोनों में क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक। इसमें भी निर्भर करता है और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टर वाले केस में क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी ये क्या चलता है, पाई बाई टू कालांतर पीछे है, तभी नेगेटिव है। इस वाले में पाई बाई टू कालांतर आगे है कैपेसिटर में, ठीक। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्सएल, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्ससी, और एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा एल है और एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक। एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और एक्ससी क्या है, धारितीय प्रतिघात, ठीक। ये सी कैपेसिटर मतलब धारिता, ठीक है। उसके बाद वी आर एम एस और आई आर एम एस के बारे में जैसे मैंने आप
पहले भी डिस्कस किया है 2 मिनट पहले, तो वही चीज है, वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है। फिर श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। फाई फाई का मतलब क्या होता है? कला, फेज। ठीक है, फाई से दर्शाते हैं कला को। ठीक। तो आरएलसी सर्किट, यहाँ पे एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, ये तीनों सर्किट ये जो है यूपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिए हैं न्यू सिलेबस में, यानी आपको केवल एल सी और आर इंडिविजुअली पढ़ना है, और उसके बाद एल सी आर परिपथ जो है मिक्स्ड में, ये तीनों जब जब तीनों परिपथ हो साथ में, मतलब तीनों जो है रिस्ट्रिक्शंस हो, तो तब के लिए है। तो यहाँ पे इसके आर, यहाँ पे प्रतिरोध है, तो वी आर वोल्टेज, यहाँ पे वी एल वोल्टेज, यहाँ पे वी सी वोल्टेज। ठीक। उसके बाद करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रहा है। तो एक कंडीशन क्या हो जाएगा? इफ एक्स एल इज मोर देन एक्स सी, तो क्या हो जाएगा? इंडक्टिव हो जाएगा, यानी प्रेरकी, यानी एक्स एल है तो प्रेरण है, तो प्रेरकी प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब सी यानी कंडक्टर वाला जब ज्यादा है, तो धारती प्रतिघात ज्यादा हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर दर्शाने लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फाई ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो एक्सेल मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो एक्सेल वाले केस में क्या होता है, ये पाई बाई टू कालांतर पीछे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉरी, फाई ऋणात्मक होता है इस वाले केस में, ऋणात्मक, और फाई उसमें इस वाले केस में, कैपेसिटिव केस में धनात्मक होता है। ठीक। तो यहाँ पे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, धनात्मक है तो प्लस में, ऋणात्मक है तो माइनस में। ठीक है। उसके बाद बी में, बी टॉपिक है जिसमें वी एल बराबर वी एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो वी एल बराबर आई नॉट एक्सएल हो जाएगा, यहाँ पर आई नॉट एक्सएल, और वीसी में क्या हो जाएगा? आई नॉट एक्स सी। ठीक। और जेड यानी जेड का मान, यानी परिपथ की प्रतिबाधा, ये मतलब इस वाले टॉपिक को फेजर आरेख के बारे में समझ लीजिए। तो फेजर आरेख है यहाँ पर, इसी का जो आरएलसी सर्किट का फेजर आरेख, आरएलसी सर्किट का फेजर आरेख में यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये आर रेजिस्टेंस है, ये एक्सएल माइनस एक्सी, और ये क्या है? जेड। जेड का मतलब यहाँ पे मैंने बताया है परिपथ की प्रतिबाधा, और फाई यानी कालांतर या कला। ठीक। फेज। तो जेड बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, ये आप याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक। तो टेन फाइव बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, ये आप दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं। तो मेन पर्पज तो यही है कि जिससे आपके न्यूमेरिकल बने, और जो भी डेफिनीशन आपको पूछा जाए उसमें आप ये फार्मूला भी अगर लिख दे रहे हैं, तो जैसे 3 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर फॉर्मूले कोई भी मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है। तो पांचवा टॉपिक अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति आर एल आर सी एल क्रम, यानी आर एल सी क्रम के लिए है अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो ओमेगा, यानी ओमेगा को आवृत्ति कहते हैं, ओमेगा का वह मान जिसके लिए प्रतिबाधा यानी जेड पूर्णतया प्रतिरोधक होती है, यानी जेड बराबर आर, प्रतिबाधा जो है वो आर के बराबर होती है, तब क्या कंडीशन होगा? जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक। ये फॉर्मूला है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो अगर यहाँ पे ये जेड इक्वल टू आर कब होगा? जब इसका मान 0 हो जाए, ये आर स्क्वायर ये अंडर से कट जाएगा, तो यानी कि इसका मान 0 होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में। ये दोनों जब बराबर होंगे, तो वहीं से एक जो है अनुनादी आवृत्ति की मतलब गणना होती है, या उसका निगमन होता है कि ओमेगा आर बराबर वन अपान रूट एल सी। इससे भी ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अनुनादी आवृत्ति में आप इतना लिख देंगे, 2 या 3 नंबर का आता है, आराम से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, मैं समझ लीजिए कि फॉर्मूले के साथ साथ आपको थियरी भी बता दे रहा हूँ, परिभाषा भी। ठीक। फिर दूसरे कंडीशन में, इसलिए पी एवरेज बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे कॉस फाइव इक्वल टू वन, ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में एक्सएल बराबर एक्सी, चूंकि एक्सएल बराबर एक्सी, यहाँ पर एक्सएल बराबर एक्सी है, ओमेगा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, तो एक्सएल बराबर एक्सी है इस कंडीशन में। तो उसी कंडीशन में वी एल बराबर वीसी होगा। तो सभी आपूर्ति यानी सभी सप्लाई इच अक्रॉस रेसिस्टर, जो पूरा ऑल सप्लाई इच अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है। तो वीएल और वीसी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल है।
और इक्वल एंड अपोजिट हैं, इस नाते ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि क्या, कि ऑल सप्लाई इज अक्रॉस रेसिस्टर, तो सभी सप्लाई रेसिस्टर के क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, वोल्टेज। तो ई नॉट इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तो फिर छठा टॉपिक है एसी परिपथों में शक्ति या शक्ति गुणांक, ठीक, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे क्या है, पी एवरेज बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। नोट, अगर प्रश्न में कुछ न दिया हो तो दिए गए आपूर्ति वोल्टेज को ही ईआरएमएस मान लेना, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी प्रश्न में जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी ना दिया हो तो आपूर्ति वोल्टेज को ही ईआरएमएस मान लेना है। यहाँ ईआरएमएस किसको मानेंगे, आपूर्ति वोल्टेज को, ठीक है। और यहाँ पे शक्ति गुणांक के बारे में बात की गई है कि ओनली सी, जब केवल क्या हो, कैपेसिटर हो, तब के लिए कॉस फाई इक्वल टू जीरो, यानी फाई का मान जीरो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पी एवरेज इक्वल टू जीरो, ठीक। और ओनली एल, यानी जब इंडक्टर हो तो कॉस फाई का मान जीरो, तो पी एवरेज इक्वल टू जीरो, ठीक। और उसके बाद ओनली आर, तो यहाँ पे कॉस फाई इक्वल टू वन, यानी पी एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है और मिनिमम वैल्यू -1। और पी एवरेज यहाँ पर जीरो तो है ही इन दोनों कंडीशन में, और आर एल सी क्रम में cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आता है, तो ये दोनों तरीके से आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आई वन करंट है, ये एन वन क्या है, फेरो की संख्या, ये एन टू भी फेरो की संख्या है, और आई टू यानी दूसरी धारा, ठीक। तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है, ठीक। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू, ये ई वन है, ये ई टू है, ठीक। तो यहाँ पे एन वन अपॉन एन टू, अगर एन वन का मान, यानी जो प्राइमरी जो फेरों की संख्या है, यानी इसकी फेरों की संख्या अगर ज्यादा होगी इन फेरों की संख्या से, तो क्या हो जाएगा, ई वन ज्यादा होगा ई टू से, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी अगर इनकी फेरों की संख्या ज्यादा है, इनकी कम है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इसकी फेरों की संख्या कम है, यानी एन वन का मान कम है और एन टू का मान ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक। ये ए पॉइंट, और बी पॉइंट क्या है कि सामान्यतः जो ट्रांसफार्मर के लिए, यानी सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए कोई ह्रास नहीं होता, नो लॉसेस, ठीक। ई वन आई वन इक्वल टू ई टू आई टू, ये मतलब रिलेशन प्राप्त होता है जब कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर जब किसी ट्रांसफार्मर में किसी चीज का जब लॉस होता है, तो उसमें लॉस होता है सबसे ज्यादा कॉपर का। कॉपर ज्यादा हीटिंग इफेक्ट के कारण लॉस होता है, कॉपर का ह्रास हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को डिटेल में समझाया गया है कि किस तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में, कि अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित करना या रूपांतरित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा न्यूटन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ये परिभाषा है, आप इसको याद कर लीजिए। ये आपके प्रैक्टिकल, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपके प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम दोनों में काम आने वाला है, तो आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। हो सकता है कि हाफ ईयरली में भी आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली। तो एक भली प्रकार अभिकल्पित ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% होती है, यानी कि कोई सामान्य जो ट्रांसफार्मर है वो भली प्रकार अभिकल्पित है, यानी समझ लीजिए कि अच्छे से अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग की गई है, तो 95% होती है उसकी दक्षता, ठीक है। तो समीकरण इसका, आप ये समीकरण याद कर लीजिए, वी एस अपॉन वीपी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। इसको समझा दे रहा हूँ। ये सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी फेरों की संख्या, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स यानी प्राथमिक फेरों की संख्या, इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, यानी प्राइमरी धारा और द्वितीयक धारा, ठीक। ये आईपी अपॉन आईएस कुछ ही केसेस के लिए होता है, जबकि अगर आईपी और आईएस ये सभी केसेस के लिए नहीं होता, लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये ऑल केसेस के लिए होते हैं, सारे केसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर है, और इसको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए और स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने ही आने वाला है, और प्रैक्टिकल में आप जरूर से जरूर, बहुत से स्टूडेंट इसको बना करके जाते हैं, तो अभी से इसको पढ़े रहेंगे, रिवाइज किए रहेंगे एक पेज में, तो
आसानी होगी क्वेश्चंस के जवाब को देने में भी, वाइवा जब होगा आपका, ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लें। तो चलते हैं, यहीं तक का वीडियो, धन्यवाद। नेक्स्ट किसी और टॉपिक या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ईएम वेव टॉपिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्य चुंबकीय तरंगे, ये आपका अगला चैप्टर है, इस पर मैं अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा क्लास 12 के लिए, ठीक है। धन्यवाद।